हेलो बच्चों। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पाठ 3, जिसका शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। इसके लेखक हैं शरद जोशी। शरद जोशी कहानियों के अलावा व्यंग लेखन में माहिर थे। ये अपनी सरल और सहज भाषा में हास और परिहास का समावेश कर अपनी रचनाओं को रोचक बना देते थे। तुम कब जाओगे अतिथि में इन्होंने उन अतिथियों पर कटाक्ष किया है जो अचानक ही आ जाते हैं और जाने का नाम नहीं लेते। अतिथि शब्द का अर्थ होता है बिना तिथि का, अर्थात उसके आने जाने की कोई तिथि नहीं होती, कोई समय नहीं होता। ऐसे भी हम लोग गौर करें तो आज के आधुनिक युग में स्थिति ये है कि मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग अपने परिवार को पालने के लिए कठिन परिश्रम कर धनोपार्जन करते हैं। जरूरतें पूरी करते करते ही उनकी हालत पतली रहती है। ज्यादा दिन तक मेहमान नवाजी करने के लिए उनके पास न पैसा रहता है और न ही समय रहता है। हमारे यहाँ अतिथि सत्कार की प्रधानता है, इसलिए लोग अतिथि का अपमान तो नहीं करते पर मन ही मन घुटते रहते हैं। इसी घुटन को बड़े ही निराले अंदाज में लेखक ने हास्य व्यंग के साथ इस पाठ में दर्शाया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यानी चौथे दिन पर यह प्रश्न बार बार मन में घूमर रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि को आए हुए 4 दिन हो गया है और लेखक के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय तक चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंगनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। लेखक अतिथि को देखकर मन ही मन कहते हैं, चूंकि अतिथि को आए हुए 4 दिन हो गए हैं और अतिथि कब जाएंगे यह उनको पता ही नहीं है। तो वह अपने मन में कहते हैं कि तुम जहां बैठकर बिना किसी संकोच के सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने कैलेंडर के पन्ने विनम्रता से फड़फड़ाकर समय आगे बढ़ने की सूचना दे रहे हैं। मैं तुमको दिखाकर कैलेंडर की तारीख बदल रहा हूँ। तुम्हारे सतत आतिथ्य यानी कि लगातार आदर सत्कार करने का आज चौथा दिन है और वह भारी दिन है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद भी एस्ट्रोनॉट्स इतने समय तक चांद पर नहीं रुकते जितने की ये छोटी सी यात्रा करके तुम मेरे घर आए हो और यहाँ रुक गए हो। तुम्हारे मेरे बीच एक अंतरंग यानी कि घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए हैं। मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंगनी चट्टान देख ली। इस बैंगनी चट्टान ऐसे तो अलग तरह के बैंगनी चट्टान को कहते हैं, लेकिन यहाँ आर्थिक सीमा को बता रहा है कि अब मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारा ज्यादा दिन तक आतिथ्य सत्कार कर सकूं। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके, यानी कि तुम मुझे अब बहुत परेशान कर लिए। अब तुम लौट जाओ अतिथि। अब यह तुम्हारा हाई टाइम है, यानी अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। क्या तुमको अपना घर, अपनी धरती, अपनी पृथ्वी याद नहीं आती। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया था, यानी कि तुम्हारे आने से मुझ में अनजाना डर समा गया था और मेरा पर्स या बटुआ कांप गया था, क्योंकि बटुए को तो ये पता था कि अब उसमें से पैसे निकलने वाले हैं। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था।
इन सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, पर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके हैं, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि में तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावहीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। लेखक अपने मन में ही कहते हैं कि जिस दिन तुम आए थे उसी दिन से पैसे अधिक खर्च होने के कारण मेरा मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें एक मध्यम वर्ग का या मिडिल क्लास का होकर भी मैं तुम्हारे रात के भोजन को उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। यानी कि तुम्हें अमीर आदमी की तरह 2 सब्जी, रायता और मीठा भी खिलाया था और ये उम्मीद किया कि तुम जल्दी ही चले जाओगे। हम तुमसे रुकने का आग्रह करेंगे तब भी तुम चले जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी हमने लंच कराया और फिर रात्रि में सिनेमा दिखाया। अब इतना ही मेरे बस की बात है, अब मैं आगे नहीं कर सकता हूँ। इसके तुरंत बाद मैंने सोचा था कि अब भावभीनी विदाई होगी, यानी प्रेम पूर्वक हम तुमको विदा करेंगे और हम लोग विदा करते हुए स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, पर ऐसा भी नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तीसरे दिन जब लेखक के अनचाहे अतिथि ने कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, तो यह सुनकर लेखक के मन में पीड़ा हुई, क्योंकि वह समझ गए कि धोबी के यहाँ से कपड़ा आने तक तो यह नहीं जाएगा। उनको इतना नहीं पता था कि यह अतिथि इतने लंबे समय तक रुकेगा। पहली बार उनको लगा कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होते। भले ही हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है कि अतिथि देवता के समान होते हैं, लेकिन कभी कभी अतिथि देवता के समान नहीं बल्कि मानव और कुछ समय के लिए राक्षस भी दिखाई देते हैं। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता डालने लगा। लेखक ने सोचा कि लॉन्ड्री में कपड़े देने से जल्दी धुल जाएंगे और इसीलिए उन्होंने जल्दी से गंजी के ऊपर एक कुर्ता डालकर अतिथि के साथ लॉन्ड्री जाने लगे। तभी वहां उनकी पत्नी आ जाती है और पूछती है, कहाँ जा रहे हो? इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। अर्थात लेखक को अपनी पत्नी की आंखें बहुत पसंद आई थी, जिसके कारण वे अपने अकेलेपन को त्याग कर उनसे शादी कर लिया था। पर अब जब आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है, यानी कि कभी कभी गुस्से में बड़ी करती हैं या फिर भय या आशंका में बड़ी करती हैं। क्यों अभी उनकी आंखें इसलिए बड़ी हो गई थी क्योंकि उनको लगा कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा, और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम ही ला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है।
सौहार्द अब स्नेह स्नेह बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? लॉन्ड्री से कपड़े धुल कर आ गए थे, फिर भी अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो लेखक मन ही मन सोचते हैं, तुम्हारे भारी भरकम शरीर से चादर में जो सलवटें पड़ी थी तो उसको भी बदला जा चुका है। तुम्हें देखकर जो मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ती थी, हम लोग बैठकर ठहाका लगाते थे, वह भी अब बंद हो गया है, दिखाई नहीं देता है। बातचीत की उछलती हुई गेंद यानी कि कोनलों से हर कोने से टप्पा खाकर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। जिस प्रकार गेंद को उछालने पर वह उछल उछल कर टप्पा खाती है और फिर कहीं शांत हो जाती है, वैसे ही लेखक को लग रहा है कि ये लोग साथ में जो समय गुजारे थे, जो हंसे बोले थे या ठहाका लगाए थे, वो सब अब गेंद की तरह ही शांत हो गई है। अब इसे हिला नहीं रहा है, यानी कोई अब हंस बोल नहीं रहा है। अतिथि और लेखक एक दूसरे से बोर हो गए हैं, एक उपन्यास पढ़ रहे हैं और एक फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हैं। शब्दों का लेन देन सिमट गया है, क्योंकि चर्चा का अब कोई विषय ही नहीं रहा। सभी विषय पर बातचीत हो चुकी है और अब बातें करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सौहार्द यानी प्रेम पूर्वक व्यवहार अब धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो गया है, बदल गया है। अतिथि के लिए जो आदर सत्कार की भावना थी, अब मन से गाली निकल रहा है। फिर भी तुम नहीं जा रहे हो। पता नहीं किस गोंद के कारण तुम चिपक गए हो। मैं पूरे परिवार यह समझ नहीं पा रहा हूँ और सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। अब लेखक को अतिथि के आदर सत्कार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए अब डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए। अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते, अपने बिस्तर को गोल करके समेट कर जाने की बात नहीं करोगे तो अब उपवास तक जाना होगा। यानी डिनर लंच खिचड़ी सब हो गया, अब भी तुम यदि रुक जाओगे तो उपवास करना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। यानी संबंध जो अच्छाई से शुरुआत हुआ था, अच्छे संबंध बने थे, वह अब बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। अब हमारा संबंध भी खराब हो रहा है, इसीलिए लेखक मन ही मन कहते हैं कि तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। लेखक मन ही मन कहते हैं कि ठीक है कि तुमको यहाँ रहना अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे रहने से हमारे घर का स्वीटनेस जा रहा है। यानी घर को लोग जो स्वीट होम कहते हैं, वह तुम्हारे रहने से यह काटने को दौड़ रहा है। हमारी घर की शांति भंग हो रही है। और यदि मेहमान आकर घर का स्वीटनेस कम कर दे या शांति भंग कर दे तो मेहमान को गेट आउट भी बोला जा सकता है। अपने खड़ाटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले सकोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? अब लेखक अतिथि के न जाने से बहुत परेशान हो गए हैं। वो कहते हैं कि तुमको याद होना चाहिए कि तुम 4 रात से मेरे घर में खराटे मार रहे हो और 5वीं सुबह की किरण जब तुम पर पड़ेगी तो तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय
ले सकोगे, क्योंकि अब मेरी सहनशीलता समाप्त हो गई है। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अतिथि को देवता इसलिए कहा गया है क्योंकि वह कुछ समय के लिए देवता के समान दर्शन देता है। देवता और मनुष्य साथ साथ नहीं रह सकते। तुम अतिथि के इस देवता होने के गुण का सम्मान करो और बिना अपमानित हुए यहाँ से चले जाओ। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि मिलना जुलना तो ठीक है, पर बेवजह किसी के यहाँ मेहमान बनकर अधिक दिनों तक नहीं रहना चाहिए। तभी हमारे संबंध अच्छे बने रहते हैं। यदि आपको यह पाठ का अर्थ समझ में मेरे आया हो चैनल तो को मेरे चैनल सब्सक्राइब को कीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।